दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 9 मई 2020 और आज के हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले जो पहली न्यूज पीआईबी में थी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, इसी को प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता प्रोग्राम के नाम से, स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ संशोधन किया गया है, तो इसी को लेकर के न्यूज़ थी। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम है क्या, इसमें किस प्रकार के प्रोविज़न किए गए हैं। तो अब जो संशोधन हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं संशोधन क्या हुआ है। तो संशोधन के पश्चात एक कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त कोई संस्थान है या फिर यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर, ट्रिपल आईटी तथा आईआईएससी जैसी हायर उच्च संस्थाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इनके अलावा बात की गई है कि संशोधन के पश्चात, चूंकि ये पहले से शामिल थी इसलिए अब इसको शामिल नहीं किया गया। संशोधन के पश्चात ये कहा गया कि आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर, आईआईआईटी यानी ट्रिपल आईटी, आईआईएससी के अलावा अन्य किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय के छात्र इस योजना के पात्र होंगे। यानी जो ये योजना है उसके पात्र माने जाएंगे, एलिजिबल होंगे। तो पात्रता के लिए शर्त क्या रखी गई है? तो पात्रता के लिए शर्त रखी गई है कि जो स्टूडेंट या छात्र होगा वह गेट जो एग्ज़ाम होता है, तो गेट की फुल फॉर्म क्या होती पहले हमें जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या कहा गया कि इस योजना के पात्र छात्र को गेट परीक्षा में प्राप्त स्कोर में कम से कम कितना, तो इसमें अब कहा गया 650 मार्क्स यानी अंक आपको लाना होगा। यही पहले 750 मार्क्स था। तो गेट परीक्षा में अब क्या कहा गया कि 750 की बजाय 650 मार्क्स आपको लाना ही लाना होगा। तो पहला परिवर्तन किया गया कि कोई भारत के मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय के ऐसे छात्र जो गेट में 750 की बजाय 650 मार्क्स भी अब लाते हैं तो वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा अन्य क्या कंडीशन रखी गई? कहा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के जो शीर्ष 25 संस्थान हैं जिनमें एनआईटीज को भी शामिल किया गया, अगर 25 संस्थानों में से टॉप 25 संस्थान में जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी होगा, अगर उसमें एनआईटी के भी संस्थान आते हैं तो उसके भी छात्र इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यहाँ एनआईटी को शामिल किया गया, जबकि गेट वाले में शामिल नहीं किया गया था। यहाँ कहा गया कि एनआईआरएफ के द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष 25 संस्थानों में चाहे वो एनआईटी के संस्थान क्यों ना हो, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। अगला क्या कहा गया? कहा गया रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए यानी रिसर्च इनोवेशन डिवीजन नामक एक विभाग भी तैयार किया जाएगा। साइंस के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनोवेशन ठीक ठाक होता रहे, इनोवेशन हो, स्टूडेंट इस क्षेत्र में आकर्षित हों, रिसर्च होता रहे, तो इसके लिए रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन यानी RID का भी गठन किया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? तो रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन नामक एक विभाग बनाया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार ये तो शर्त हो गई, शर्त है तो चयन का आधार क्या होगा? तो इसमें चयन दो तरीके से किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
इसमें चयन जो आपका ये फेलोशिप है, इस फेलोशिप का लाभ उठाने के लिए चयन प्रक्रिया दो प्रकार की है। एक डायरेक्ट एंट्री चैनल है और दूसरा आपका लेटरल एंट्री चैनल है। तो पहला आपका क्या है, डायरेक्ट एंट्री चैनल है और दूसरा लेटरल एंट्री चैनल। दो रास्ते बताए गए जिसके माध्यम से कोई स्टूडेंट इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। तो डायरेक्ट एंट्री चैनल क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। डायरेक्ट एंट्री चैनल में तो भारत में मान्यता प्राप्त कोई भी संस्थान या विश्वविद्यालय का कोई भी स्टूडेंट इसके माध्यम से इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन शर्त क्या है, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में और रिसर्च व इनोवेशन कर रहा हो। तो इसमें कहा गया कि अगर पूर्ववर्ती 3 वर्षों में स्नातक या परा स्नातक की स्टडी या पढ़ाई पूरी कर ली हो या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। ध्यान दीजिएगा, जो पूर्ववर्ती 3 वर्षों में स्नातक या परा स्नातक की वो स्टडी पढ़ाई कर चुका हो और लास्ट अंतिम वर्ष में वो अध्ययन कर रहा हो। क्योंकि आप जानते हो बीटेक 4 वर्ष का होता, तो पूर्व के 3 वर्ष जो आपका ग्रेजुएट होते हैं, 3 वर्ष उनका पूरा हो गया हो और चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका हो, चाहे वो स्नातक हो चाहे वो परा स्नातक हो, तो उसी पश्चात अंतिम वर्ष में वो अध्ययन कर रहा हो, तो इसके अंतर्गत वो फेलोशिप का लाभ उठा पाएगा। इसमें ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट का जो सीजीपी आपको लाना होगा। अगर आपका 3 वर्षों में पूर्ववर्ती 3 वर्षों में आपका चाहे वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, इसमें आपका सीजीपी अंक अगर 8 या इससे ज़्यादा है तब आप क्या होगे, इसके एलिजिबल होगे। और दूसरी कंडीशन है इसके साथ ही गेट में आपका स्कोर 600 मार्क्स या 650 मार्क्स या 650 से अधिक होना चाहिए। दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के 3 वर्ष आप पूरा कर लिए हो, अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो और शुरू के प्रारंभ के 3 वर्षों में आपका सीजीपी स्कोर कितना होना चाहिए, अंक 8 या इससे अधिक होना चाहिए। इसके साथ ही गेट में भी आपका स्कोर 650 या 650 से अधिक होना चाहिए, तब आप इस स्कीम के अंतर्गत आपका एंट्री ले सकते हो। इसके अलावा क्या कहा गया, अगर कोई व्यक्ति एमटेक कर रहा है या एमएस कर रहा है, तो उसके प्रथम सेमेस्टर में कम से कम 4 विषयों में सीजीपीए अंक 8 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो एमटेक वाला भी इसमें या एमएस वाला भी इसमें एलिजिबल है, लेकिन शर्त है प्रथम सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में से कम 4 विषयों में उसका सीजीपी कितना होना चाहिए, 8 अंक या इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब दूसरा तरीका है एंट्री का, तो पहला डायरेक्ट एंट्री लेवल चैनल था और दूसरा तरीका है लेटरल एंट्री चैनल के माध्यम से। लेटरल एंट्री चैनल का मतलब ये आपका गेट और आपका 650 मार्क्स लाना और ये आपका नहीं आपका शर्त होगी, बल्कि सीधे उसको फेलोशिप के लिए चुन लिया जाएगा। लेकिन शर्त है वो परा स्नातक के बाद पोस्ट ग्रेजुएट के बाद पीएचडी में एडमिशन ले लिया हो और 12 महीने से कम अध्ययनरत हो, या फिर स्नातक के बाद अगर वो पीएचडी में एंट्री मारता है तो स्नातक के बाद अगर वो पीएचडी में कम से कम बाद 24 यानी स्नातक के 24 महीने किसके पीएचडी करते हुए उसे हो जाना चाहिए और कम से कम यहाँ 4 पाठ्यक्रमों में उसका सीजीपी कितना होना चाहिए, 8.5 यानी 8.5 या उससे अधिक होना चाहिए। तो अगर पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट के बाद पीएचडी में एडमिशन लिया है और 12 महीने से अध्ययनरत है, तब आपका उसका सीजीपी कितना होना चाहिए, तब आपका सीजीपी या फिर स्नातक के बाद हुआ 24 महीने से पीएचडी में
क्या है, अध्ययनरत है, तब उस दोनों कंडीशन में कहा गया स्नातक के बाद 24 महीने, स्नातक के बाद उसके 24 महीने हो जाने चाहिए, या फिर आपका परा स्नातक के बाद पोस्ट ग्रेजुएट के बाद 12 महीने से अगर अध्ययनरत है, और साथ ही वह PhD के कम से कम 4 पाठ्यक्रमों में CGP उसका 8.5 या इससे अधिक होता है, तो वह लेटरल एंट्री चैनल के माध्यम से इस फेलोशिप का लाभ उठा सकता है। इसके साथ ही प्रायोरिटी उन स्टूडेंट को ज़्यादा दी जाएगी जिनका शोध कार्य किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है। तो शोध कार्य अगर प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है तो उसको और अधिक प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कौन सी, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। अगला देख लेते हैं जो करंट में आपका न्यूज थी, तो इसमें तरुण बजाज को, ध्यान दीजिएगा, तरुण बजाज को RBI का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो RBI की जो संरचना होती है आप देखते हो, एक उसमें गवर्नर होता है, 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, और 10 सरकार की तरफ से इसमें डायरेक्टर, सरकार के 10 प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा इसमें डायरेक्टर की भी नियुक्ति की जाती है। तो इसी में जो सरकार की तरफ से डायरेक्टर नियुक्त होते हैं, यही आपका प्रतिनिधि है, डायरेक्टर 10 होते हैं। तो एक आपका क्या होता है, RBI का गवर्नर होता है, 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्यूटी गवर्नर और 10 आपके क्या होते हैं, डायरेक्टर इसमें नियुक्त किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन्हीं में से जो आपकी अभी RBI के डायरेक्टर बनाए गए तरुण बजाज को बनाया गया है। तरुण बजाज 1988 के IAS बैच के अधिकारी हैं। तरुण बजाज क्या हैं, 1988 के IAS बैच के क्या हैं, अधिकारी हैं। 1988 के IAS बैच के क्या हैं, तरुण बजाज को 1988 IAS बैच के अधिकारी थे, इन्हीं को RBI का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब प्रश्न है किसके स्थान पे नियुक्त किए गए, तो इसके पहले अतनु चक्रवर्ती का ये क्या लेंगे, स्थान लेंगे। अगला देख लेते हैं, अभी हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, और आपका क्या 8 मई को, हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। और ये शुभारंभ कब से हुआ था, तो ये 1994 से 1994 से प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाता कौन है, तो ये आपका थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन है। थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा क्या किया जाता, हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं थैलेसीमिया है क्या, तो थैलेसीमिया एक आपकी अस्थाई ब्लड डिसऑर्डर है, रक्त विकृत है। तो इसमें इसी को क्या कहा जाता, क्रोनिक ब्लड डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इसमें होता क्या, जो हमारे शरीर का RBC होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, और व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया का शिकार हो जाता, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो रोगी को जीवित रहने के लिए 2 या 3 सप्ताह में उसके रक्त को यानी बदलना पड़ता, रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। अगर रक्त नहीं चढ़ाया गया तो पेशेंट है उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो थैलेसीमिया है ये माता पिता के जीन से उसके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, स्थानांतरित होती है। इस प्रकार यह एक क्या है, आनुवंशिक बीमारी है। थैलेसीमिया क्या है, आनुवंशिक बीमारी है। तो ध्यान रखिएगा, थैलेसीमिया आनुवंशिक बीमारी है। अगला जो आपका न्यूज में था, ये नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य को लेकर था। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि गोवा के CM ने क्या किया, एक ब्लैक पैंथर्स की तस्वीर ट्विटर पर क्या की, शेयर की। तो उसी को लेकर के काफ़ी चर्चा में बना हुआ है नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य। तो आपका गोवा के CM ने तस्वीर आपकी शेयर की है, तो जाहिर सी बात है ये आपका कहाँ स्थित है, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य ये आपका गोवा में स्थित है। तो हम जान लेते हैं नेत्रावली ये गोवा में है। तो नेत्रावली ये 211 किलोमीटर स्क्वायर
211 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके उत्तर में एक वन्य जीव है और दक्षिण में एक आपका वन्य जीव अभयारण्य है। उत्तर में जो वन्य जीव अभयारण्य है उसी को भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता, जबकि दक्षिण में जो वन्य जीव अभयारण्य है इसके उसी को कोटी गावो वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता। असल में नेत्रावली एक नदी है और ये किसकी सहायक नदी है? जुआरी की सहायक नदी है। और जुआरी नदी कहाँ बहती है? गोवा में प्रवाहित होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, नेत्रावली 211 के वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, गोवा में स्थित है। उत्तर में भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य है, जबकि दक्षिण में कोटी गावो वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। कोटी गावो वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो उत्तर में भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, दक्षिण में कोटी गावो वन्य जीव अभयारण्य और बीच में नेत्रावली और इसी नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य से होकर नेत्रावली नदी भी प्रवाहित होती, जो कि जुआरी की सहायक नदी है। अगला देख लेते जो आपका करंट में था। अभी 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया गया। तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हेनरी डुनेंट का 1828 में 8 मई के ही दिन जन्म हुआ था। उन्हीं के द्वारा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की भी 1863 में स्थापना की जाती है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट होते हैं, जिनका जन्म 8 मई 1828 में होता है और 1863 में 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना करते हैं। तो प्रश्न ये आया कि ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 1948 से मनाया जाता रहा है, लेकिन फॉर्मली औपचारिक रूप से इसका या आधिकारिक रूप से जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में इसका जो नामकरण हुआ वो हमने कहा इसी 1948 को पलट दीजिए, 8 को पहले 4 तो 1984 हो जाएगा। तो 1984 आधिकारिक रूप से इसका नामकरण वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में सभी विश्व के सैन्य देशों के द्वारा मनाया जाता रहा है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमने कहा कि इसके संस्थापक कौन है, तो ये हेनरी डुनेंट साहब हैं। इसके संस्थापक कौन है? हेनरी डुनेंट साहब हैं। तो हेनरी डुनेंट एक पहले व्यक्ति हैं, विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिसको पीस यानी शांति के क्षेत्र में यानी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसमें पीस का भी एक आपका पीस यानी शांति का क्षेत्र है। तो ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा इनकी संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। कौन? 1917 में, 1944 में, 1963 में। तो इनकी संस्था जो आपको अभी बताए 1917 में, 1917 दूनी 34 10 और प्लस कीजिए 1944 में और उसके बाद फिर 1963 में तो क्या किया जा चुका है, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। 1917, 1944, 1963। अब हम बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद एक काम क्या करती है, तो ये जन मानवीय सहायता को प्रदान करती, जन सेवा में हमेशा लगी रहती। युद्ध हो गया या आपदा विपदा कहीं आ गई तो उस स्थिति में लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अनुदान देने के साथ साथ अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करती है। अगला जो न्यूज में था भी आपने देखा कि मुस्तफ़ा अल कदहीमी को इराक का प्रधानमंत्री बनाया गया है। मुस्तफ़ा अल कदहीमी को इराक का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ऐसी न्यूज़ आपके लिए बहुत जो हाईलाइट होती है वो आपके एग्जाम में पूछ ही ली जाती है। तो मुस्तफ़ा अल कदहीमी को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया? इराक का प्रधानमंत्री बनाया गया। और यह ध्यान दीजिएगा ये कोई राजनेता नहीं थे, बल्कि ये इराक के सिविल सर्वेंट थे। क्या थे? जैसे भारत में सिविल सेवा है वैसे इराक में सिविल सर्वेंट थे और ये पूर्व
डायरेक्टर रहे हैं किसके, वहाँ की इंटेलिजेंस सर्विस है, यानी इराकी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की, इराकी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के फॉर्मर डायरेक्टर ये रहे हैं। कौन, आपका कदहीमी साहब। कदहीमी को क्या बनाया गया, इराक का प्रधानमंत्री बनाया गया है, और ये पूर्व में फॉर्मर डायरेक्टर हैं इराकी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के, इराकी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के। अब इनको आपका शपथ कौन दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति आपका बरहम साली यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। और इनकी पार्टी का नाम, ये भी ध्यान रखिएगा, पार्टी का नाम इंडिपेंडेंट पार्टी है। इनकी पार्टी का नाम क्या है, इंडिपेंडेंट पार्टी है। अगला देख लेते हैं, एक आपका एप्लीकेशन ने लॉन्च किया गया, उसी को CMAPP एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता। तो CMAPP के नामक आपका एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो हम समझ लेते हैं ये CMAPP है क्या, तो ये कंप्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर पीस प्राइस एंड परचेज। तो कंप्रिहेंसिव मॉनिटरिंग एग्रीकल्चर प्राइस एंड परचेज नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो पहला क्वेश्चन यही बनता, किस यानी किसने इसको लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो किसानों को उनके उत्पादों के बेचने से लेकर के, यानी जो अन्य सहायक उपकरण हैं या अन्य खाद बीज, ये आपका प्रोक्योरमेंट, मंडियों से लेकर के हर एक प्रकार की जानकारी इस CMAPP एप्लीकेशन पर उपस्थित या दर्ज कराई जाएगी। कंप्रिहेंसिव इसीलिए इसका नाम दिया गया, और मॉनिटरिंग की जाएगी सरकार यानी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्राइस व परचेज में क्या उतार चढ़ाव है, उसका रियल टाइम में मॉनिटरिंग भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या अगला आपका जो न्यूज में था श्रीकांत माधव वैद्य को, श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसी को IOC कहा जाता, और IOC ये आपका क्या है, महारत्न कंपनी के अंतर्गत इसको दर्जा मिल चुका है। आपको पीछे वाली वीडियो में नवरत्न महारत्न क्या आपकी क्राइटेरिया है, काफ़ी डिटेल में उसको हमने डिस्कस किया है, इसीलिए आप आपका रिवीजन भी करते रहिए, नहीं भूल जाओगे। तो IOC को, और सबसे लास्ट में महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाली कौन कंपनी है, BPCL वहाँ डिस्कस किए थे BPCL को लेकर के। तो श्रीकांत माधव वैद्य को IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। अब यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट IOC है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या लार्जेस्ट कमर्शियल ऑयल कंपनी है, यानी सबसे ज़्यादा जो ऑयल का कमर्शलाइजेशन करती है वो आपकी IOC है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1969, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1959 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। कदहीमी जो इराक के प्रधानमंत्री हैं, आपका ये फोटो आ गया, ये फोटो देख लीजिए, यही आपके क्या हैं, इराक के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। अन्य दो बजाज के, और उनका जो अभी अरुण बजाज आपका बजाज बताए हैं, बजाज साहब, उनका भी हमने तरुण बजाज, तो उनका भी आपका पिक लिए थे, लेकिन इसमें आपका वो सपोर्ट ही नहीं की। कोई बात नहीं, आपका आगे देखते हैं। यूनेस्को के द्वारा एक आपका फ्रीडम प्राइज दिया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूनेस्को या इसी को गुलेर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, गुलेर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसको दिया गया, तो एक कोलंबिया की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जिसका नाम है ये यहाँ लिख दिए। तो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता, एक आपका जर्नलिस्ट को ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, यानी इसी का नाम है गुलेर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020। ये किसको दिया गया, कोलंबिया की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जिनका नाम है जेनेथ बेदोया लीमा। तो किसको दिया गया, जेनेथ बेदोया लीमा को दिया गया है।
और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात यूनेस्को की बहुत बार हो चुकी है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत एजेंसी में शामिल है। तो इतनी चीज़ें यूनेस्को के बारे में भी पता होनी चाहिए। अगला देख लेते हैं, आपका न्यूज में था महाकवच। महाकवच आपका किसके लिए है? संदिग्ध कोविड-19 मामलों की ट्रैक करने के लिए, इसे जो संदिग्ध हैं मामले कोविड-19 के सस्पेक्टेड हैं उसी के लिए इसे लॉन्च किया गया। और इसे किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसे महाकवच नामक ऐप लॉन्च किया गया है। महाकवच नामक ऐप लॉन्च किया गया। तो पूछा जा सकता है किस सरकार के द्वारा? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप ये भी जानते हो सबसे ज़्यादा मामले जो आपके कोरोना वायरस के हैं वो महाराष्ट्र में सर्वाधिक, महाराष्ट्र ही सर्वाधिक उससे ग्रसित है। अगला जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पहले न्यूज़ में था लेकिन आज हमने इसको कवर कर लिया, कई दिन से सोच रहे थे इसको इंक्लूड करते हैं। तो आपका ये तियानबेन-1 जो आपका है ये मार्स मिशन है। ध्यान दीजिएगा, अब ये लॉन्च नहीं किया गया, चाइना प्लान बना रहा है इसको लॉन्च करने की। तो ये जुलाई के आसपास से प्लानिंग है अभी। तो अभी की जानकारी के मुताबिक कि इसे जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। तो ये तियानबेन-1 पूछा जा सकता है मार्स मिशन है, किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? चीन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें आपका ऑर्बिटर भी होगा, लैंडर भी होगा और रोवर भी होगा। तो तियानबेन फर्स्ट में क्या होगा? ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर तीनों के साथ लॉन्च किया जाएगा। अब तियानबेन है क्या? तियानबेन का मतलब क्या होता है? तो हीवेनली क्वेश्चंस या क्वेश्चंस टू हेवन, इसी को कहा जाता। यानी ऐसे प्रश्न जो स्वर्ग से संबंधित हैं, स्वर्गीय प्रश्न। असल में एक आपकी ये लंबी पोयम है, इसको प्राचीन चीन के एक कवि ने लिखी है। कु युयान के द्वारा इसे लिखी गई है। उसी पोयम के नाम पर तियानबेन का नामकरण किया गया है। तो इसी के साथ आपका आज का ये डिस्कशन समाप्त होता है। धन्यवाद।